ध्यान दें, सभी थानाधिकारी लौट आए अपने अपने थाने में। अयादी संधि एकमात्र आपकी समस्या रही। अयादी संधि पहचान पिछली क्लास में आपने लिखी थी। यह या वह तो आते हैं, लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता है। और मैंने कहा अयादी संधि से संबंधित यदि कोई समस्या होती है तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। एकमात्र समस्या हमारे सामने आई, एकमात्र समस्या हमारे सामने, और वो मैंने आपके सामने लिखी। ध्यान दें, ये एक समस्या थी। मैंने कहा शब्द के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं सबको अलग अलग खोल दो। शब्द के अंतर्गत शब्द खोलना मैं आपको बता चुका हूं, वर्ण जब हमने पढ़े थे। किन वर्णों के योग से शब्द का निर्माण हुआ है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि इस शब्द को आप खोलेंगे, इन वर्णों के योग से मिलकर बनाए। वह में ए है, टे में ए है, वह में री की मात्रा है, छह में, सब अलग अलग की है, सब अलग अलग की है। और मैंने आपको बताया जैसे ही हम शब्दों को खोलते हैं तो चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। कुछ थानाधिकारी गश्त पर थे आज, है ना। जल्दी लौटो, ऑनलाइन वाले भी आ जाओ, इधर उधर कहीं है तो, है ना, सब आ जाओ जितने भी हैं। ध्यान दो, जैसे ही हम शब्द को खोलते हैं चार में से कोई एक स्थिति हमारे सामने आती है। यहां कौन सी आई? अब हमने किसके स्थान पर लिखा था? ओ के स्थान पर। किसके स्थान पर? ओ के स्थान पर। यही तो, एक के स्थान पर है, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, और औ के स्थान पर आव होता है। ठीक है, तो ये अब हमारे सामने है, इसके स्थान पर नियम अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? ओ। तो टे में ओ की मात्रा लगा दो, बाकी का जो बचा है वो सब यथावत लिख दो। वट बोलते हैं बरगद को, वृक्ष बोलते हैं जड़ को। बरगद की जो जड़ें लटकी हुई होती है, ठीक है, वट बोलते हैं बरगद को, वृक्ष बोलते हैं जड़ को। बरगद की जो जड़ें लटकी हुई होती हैं, ठीक है, ये उदाहरण पूछा जा सकता है। विच्छेद ही इसका पूछा जाता है, याद रखना, विच्छेद ही इसका पूछा जाता है। ठीक है, एक समस्या ऑनलाइन में भी है और वो कहते हैं यद्यपि। कौन सी संधि है? संधि का नाम बताएं, कौन सी संधि है? सिर्फ यण संधि होगी। अब आप मुझे ये बताओ, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है ऑनलाइन में वो मैं आपसे ही उत्तर चाहूंगा। क्या इसमें दीर्घ संधि हो सकती है? क्या इसमें दीर्घ संधि हो सकती है? क्या इसमें दीर्घ संधि नहीं हो सकती? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? आ ई उ की मात्राएं आती हैं, आ ई उ की मात्राएं आती हैं, तो तीनों में से कोई मात्रा है क्या? तो क्या दीर्घ संधि हो सकती है? नहीं। ठीक है, एक आया स्व प्लस आगत। हम स्वागत को ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? स्व का अर्थ होता है खुद, आगत का अर्थ होता है आना। खुद का आना स्वागत होता है, खुद आए, खुद ही फूल माला पहन ली, हो गया स्वागत।
हो सकता है? नहीं हो सकता। मैंने कहा जो टुकड़े किए जाते हैं उनके द्वारा जो पद बनाए जाते हैं उनका भी अर्थ निकलना चाहिए। इसका जो हमने विच्छेद किया था वो क्या था? सु प्लस आगत। सु का अर्थ होता है अच्छा, आगत का अर्थ होता है आना। आपका आना मुझे अच्छा लगा तभी तो स्वागत हुआ। सु का अर्थ होता है अच्छा, आगत का अर्थ होता है आना। आपका आना अच्छा लगा इसलिए स्वागत हुआ, तो ये सही होता है, वहां ये नहीं होता है। ठीक है, ये ऑनलाइन की कुछ समस्याएं थी इसके। वृक्ष का संधि विच्छेद, अरे यार फिर गड़बड़ कर रहा है। ये वृक्ष लिख दिया, चलो अलग अलग तोड़ देते हैं। ये कहते हैं यण संधि के हिसाब से तोड़ो साहब। वह में मात्रा कौन सी है? तो री को लेकर अलग हो जाओ। वह किसके स्थान पर लिखा था? ऊ के स्थान पर। क्या हो गया? सब संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें ये होता है सप्त प्लस एहन। न का लोप हो जाता है जब दोनों को जोड़ते हैं। सब संस्कृत के सूत्र हैं। संस्कृत में शब्दों की सिद्धियां हुआ करती हैं। जैसे हम लिखते हैं ना राम है, तो ये राम है ही क्यों बना, इसके लिए वहां सूत्र लगाए जाते हैं। संस्कृत में वहां इनके सूत्र लगाए जाते हैं, तब होता है। सप्त का अर्थ होता है सात। एहन बोलते हैं दिन को। 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समार इसके अंतर्गत आया करता है। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुंच गए थे? स्वर संधि खत्म। स्वर संधि खत्म। क्या सब आ जाएंगे धीरे धीरे, छोड़ूंगा कुछ नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगे। व्यंजन संधि, हेडिंग डालो व्यंजन संधि। अब उधर के वाले जो है ना, तो मैं आऊं जाऊं तो ऐसे आवाज उधर देखना एक बार, आवाज बढ़ा दो, ऐसे करें। आया, अभी रुको, पहचान नहीं लिखाई थी तो लिखो अयादी संधि की पहचान। अयादी संधि की पहचान, अयादी संधि की पहचान। लिखेंगे अयादी संधि युक्त शब्दों में, अयादी संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः, अयादी संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ये या वे वर्ण आते हैं। अधिकांशतः ये या वे वर्ण आते हैं, लेकिन ये या वे वर्ण आते हैं लेकिन इनसे पहले, इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। पहले उतारो। न इसको 1 मिनट, अब पूरा ही ऐसे उतारो, फिर मैं समझाऊंगा इसको। ऐसे लिखेंगे गो प्लस अक्ष गवाक्ष अपवाद, गो प्लस अक्ष गवाक्ष। ध्यान देंगे अब, देखो अपवाद क्यों है? सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे अपवाद होते हैं। ये अपवाद क्यों है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, दीर्घ संधि से तोड़ सकते हैं या नहीं?
दीर्घ संधि से हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं और फिर अयादी संधि से हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। वह में क्या है? ए को लेकर अलग हो गए, जैसे ही ए को अलग करेंगे क्या बचेगा? गव, यानी अब तो ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा, ठीक है। वही स्थिति यहां उदाहरण में लिखी हुई है, गव प्लस इंद्र, गवेंद्र, ठीक है। अब अपवाद में क्यों है, इसको फिर तोड़ दो, ठीक है। तो सीधा क्या बनेगा? गो प्लस इंद्र, गवेंद्र। ये क्या है? अपवाद हैं। ये क्या है? अपवाद, क्योंकि यहां दो दो नियम काम कर गए, इसलिए संधि का नाम काम नहीं आया। यहां दो नियम काम कर गए, इसलिए संधि का नाम काम नहीं आया, ठीक है। यहां हम देखते हैं ये गुण संधि हो गई, यहां हमने देखा अयादी संधि हो गई, यहां हमने देखा अयादी संधि हो गई, यहां हमने देखा दीर्घ संधि हो गई, इसलिए कहां रख दिया गया? अपवाद में। इसलिए कहां रख दिया गया? अपवाद में। ये यथावत उतार कर छोड़ दो। अपवाद में संधि के नाम नहीं होते, अपवाद में संधि के नाम नहीं पूछे जाते। यदि अपवाद में ही संधि के नाम हो जाते तो वो अपवाद नहीं रहते, फिर वो अपवाद नहीं होते। हो गया? हेडिंग डालो व्यंजन संधि। हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। और पेन कॉपी बंद करो, बोर्ड पर आओ सभी। पेन कॉपी बंद का मतलब सफेद पन्ना नजर नहीं आना चाहिए। पेन कॉपी बंद का मतलब है सफेद पन्ना नजर नहीं आना चाहिए। बंद करो और बोर्ड पर आओ फिर। आप सब ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। बाद में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बजरी के ट्रक के साथ फोटो आएगी। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे अच्छी बात है, सिलेक्शन होगा तभी तो आएगी। अच्छी बात तो है ही, ठीक है। तो आप सब ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है। आप में कितने थाना अधिकारी ऐसे हैं जो बिना गर्दन झुकाए स्वर संधि की पांचों पहचान बोल सकते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। 500 में से 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 500 में से 25, 500 मैं एक ही दिन में एक ही पहचान दे रहा हूं बस, और कुछ गिरे कार्य ही नहीं दिया मैंने अभी तक। एक पहचान याद रखने के लिए कहा मैंने, कॉपी नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने सफेद पन्ना बंद कराया था, इसलिए मैंने सफेद पन्ने 20 से 22 आता है पूरे क्लास में जो कहते हैं कि साहब हम स्वर संधि की पांचों पहचान बोल सकते हैं। मैंने आपसे कहा संधि सिर्फ संधि के 5-7 प्रश्न ही नहीं है, कम से कम 20 से 25 प्रश्न सही कराता ही है। इसमें हमारे पर्यायवाची भी चल रहे थे, समास भी चल रहे थे, शब्द शुद्धि भी चल रही थी, ये सब कुछ साथ साथ ही चल रहा था और सबके 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे जाने, हर बिंदु के प्रश्न पूछे जाने, ठीक है। तो कौन बताएगा पांचों पहचान? दोबारा हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। गुण संधि की पहचान बोल, बैठे बैठे गुण संधि की पहचान फटाफट बोल। कौन बताएगा? और हाथ खड़े करो फटाफट। पड़ोसी को नहीं बताएंगे, पड़ोस में मूर्ख बैठा है मैं जानता हूं, एक भी महिला अधिकारी का हाथ नहीं है, एक भी महिला थाना अधिकारी का हाथ नहीं है। बैठे बैठे बोल गुण संधि की पहचान। और इधर से कौन था इस कॉलोनी में से? गुण संधि की पहचान फटाफट बोल। ध्यान दो, सारी रात रोए, 2 मरे, वो भी सुबह उठकर भाग गए। मैंने आपसे कहा बहुत 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 और बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी गुण संधि की पहचान याद नहीं रहती है। ए और ओ की मात्रा आती है या फिर आधा रह आता है? ए और ओ की मात्रा आती है या फिर
मैंने सबसे कहा ए और ओ की मात्रा सब याद रखेंगे, आधा रे भी आता है, दिमाग से निकल जाता है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जितने अब हम संधि पढ़ेंगे उनमें गुण संधि की शकल मिलेगी सबसे ज्यादा। इसलिए मैंने कहा विशेष तौर पर गुण संधि की पहचान याद रखना। दीर्घ संधि आ ई उ की मात्राएं आती हैं, गुण संधि ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है, वृद्धि संधि आई और औ की मात्राएं आती हैं, यण संधि यह व रह से पहले आधा वर्ण आता है, अयादि संधि यह या वह तो आते हैं लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण। 1 मिनट लगा सबको बोलने में और आप 10 दिन में याद नहीं कर पाए, याद रखना, ठीक है। अभी तो मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगली क्लास में स्वर संधि की 5 पहचान आपसे सुनूंगा और इस बार हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, मैं खड़े करूंगा, किसी का भी नंबर आ सकता है, याद रखना। तो स्वर संधि की 5 पहचान आपको याद होनी चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं? थानेदार की कुर्सी सामने रखिए, याद रखना। जिसको याद नहीं होगे वो यहीं रह जाएगा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा थानेदार का, फिर आरपीएस ही बनेंगे आप सीधे ही। हर इसको क्लियर करें फिर वहां पहुंचेंगे आप, ठीक है। थानेदार का मौका एक ही बार मिलता है, आप जानते हैं। 2001 में पेपर हुआ, 2007 में पेपर हुआ, 11 में पेपर हुआ, 18 में पेपर हुआ, 21 की वैकेंसी आई है। पेपर कब होगा, कुर्सी कब मिलेगी, ये आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूं। पंचवर्षीय योजना चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ, पेपर देने जाएंगे तो खर्चा नहीं होगा, ये सुविधा हमको मिल गई, ठीक है। एक दूसरे को बीमार कर देना, जबरदस्ती उठा के हॉस्पिटल ले जाना, 5,000 फिर मिल जाएंगे। बोर्ड पर आ जाओ। अभी मैं व्यंजन संधि शुरू कर रहा हूं, स्वर संधि की चर्चा करेंगे एक बार फिर दोबारा से अगली क्लास में, ठीक। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि यदि कुछ सरल है तो कठिन भी बहुत है। व्यंजन संधि यदि कुछ सरल है तो कठिन भी बहुत है। सब कठिन है ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सरल कैसे आप तो इतना सा बता दो। ये कठिन है हम जानते हैं, सरल कैसे सिर्फ इतना समझाओ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, यदि स्वर संधि का कोई भी उदाहरण हमसे पूछा जाता है तो क्या हम सीधा लिख सकते हैं स्वर संधि? स्वर संधि का कोई भी उदाहरण हमसे पूछा जाता है तो सीधा स्वर संधि लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिख सकते। उसके जो 5 वेद हैं उनमें से कोई एक नाम बताना पड़ता है। स्वर संधि का कोई भी उदाहरण हमारे सामने आया तो सीधा हम स्वर संधि नहीं लिखते। मैं पूछता हूं, विद्यालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। रमेश कौन सी संधि है? गुण संधि। स्वर संधि कोई नहीं बोलता। तो स्वर संधि का कोई भी उदाहरण हमसे पूछा जाता है, हम सीधा नहीं लिख सकते स्वर संधि। उसके जो 5 वेद हैं उनमें से कोई एक नाम बताना पड़ता है। यदि व्यंजन संधि का कोई उदाहरण हमसे पूछा जाता है तो हम सीधा लिख सकते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन संधि के भेद नहीं होते हैं। कुछ राहत की सी सांस आई कि अलग अलग पहचान तो याद नहीं रखनी पड़ेगी, एक से ही काम चल जाएगा। कठिन कैसे ये भी बता देता हूं। व्यंजन संधि के 33 नियम हुआ करते हैं और 33 नियम हम पढ़ने बैठे तो जितने याद हैं उतने भी सोहा। यह कहा जाता है कि व्यंजन उतने ही खाने चाहिए जितने पचा सकें। ज्यादा खा गए तो इधर उधर भागते फिरेंगे। तो हम व्यंजन संधि के उतने ही नियम पढ़ेंगे जितने हमारे समझ में आते हैं। जब तक आपकी गर्दन हिलेगी समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ता हुआ चलूंगा। जब आपकी गर्दन हिली समझ में नहीं आया वहीं रुक जाऊंगा। और जितने नियम आपके समझ में आ जाएंगे उनसे बाहर एक भी उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, यह भी निश्चित है। अब ऐसा मत करना पहला नियम लिखाऊं और आप ये तो वही स्थिति है कि बहुत सुंदर सा पांडाल सजा हुआ है, एक से एक स्वादिष्ट पकवान वहां रखा हुआ है और मैं आपसे कहता हूं सिर्फ देख कर आएंगे, खाएगा नहीं कोई भी। अब बताओ संभव है क्या? सब कोरोना में टॉप 50 में नहीं आए, अब क्यों रोक रहे हो? ठीक है, तो संभव है क्या? नहीं है। तो खाकर तो देखेंगे, तो पढ़कर तो देखेंगे। यदि समझ में आएगा गर्दन हिलेगी तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आया तो वहीं रुक जाएंगे। मैंने आपको पहला नियम लिखाया
और वास्तविक स्थिति में आपके समझ में नहीं आया तो फिर मैं आपको व्यंजन संधि नहीं पढ़ाऊंगा। फिर यह भी निश्चित है कि व्यंजन संधि का एक भी उदाहरण आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब तो साहब कितना भी अच्छा पढ़ाओ मना करें। मैंने अभी अभी कहा आप सब ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, गर्दन तो मैं हिलवा दूंगा। दो व्यक्ति हैं, दो मुसलमान हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, गर्मी के दिन है, दोनों छत पर सोते हैं, ठीक है। एक उनमें नवाजी व्यक्ति है और एक अपनी ऐश की जिंदगी जीता है। नवाजी व्यक्ति सुबह 4 बजे जगता है, नमाज पढ़ता है और कहता है कि खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने, खुदा तेरी खुदाई तू ही जाने, और गर्मियों में सुबह 4 बजे नींद आती है। दूसरा डिस्टर्ब होता है, कहता है भाई यार मस्जिद चला जा। क्यों परेशान करता है कि नहीं जाऊं, मेरी छत पर हूं, तेरी पर थोड़ी हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, गलत काम थोड़ी कर रहा हूं, नहीं जाऊं। एक दिन समझाता है, 2 दिन समझाता है, 4 दिन समझाता है, नहीं मानता, गुस्से में खड़ा होता है कि क्या जानता है खुदा, खुदा की खुदाई तो मैं जानता हूं। वो कहता बता क्या है खुदा की खुदाई, कि ऐसे नहीं बताऊं, शर्त लगा। 2-2 हजार रुपए की दोनों में शर्त लग जाती है। अब पूछता है बता भाई खुदा की खुदाई क्या है, कि बैठ मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पर बैठा था और नदी पर ले जाता है और नदी को दिखाते हुए कहता है कि देख ये खुदा की खुदाई है, तूने खोदी ना, तेरे बाप ने खोदी, खुदा ने खोदी है। तूने भी नहीं खोदी, मैंने भी नहीं खोदी, खुदा ने ही खोदी है, ठीक है। अब आराम से सोता है, लेकिन दूसरे के टेंशन हो जाती है कि यार 2,000 रुपए गए, वापस आने चाहिए, और फिर कुछ उपाय सोचता है। तो एक दिन उनके दिमाग फिर आइडिया आता है, अगले दिन से फिर नमाज शुरू। इस बार कहता है कि खुदा मेरे मन की मैं ही जानूं, खुदा मेरे मन की मैं ही जानूं। दूसरा फिर खड़ा होता है, कहता है भाई यार मस्जिद चला जा। क्यों परेशान करता है कि नहीं जाऊं, मेरी छत पर हूं, तेरी पर थोड़ी हूं। एक दिन समझाता है, 2 दिन समझाता है, 4 दिन समझाता है, नहीं मानता, फिर गुस्से में खड़ा होता है कि क्या जानता है तू, तेरे मन की तो मैं जानता हूं, कि बता मेरे मन में क्या है। ऐसे नहीं बताऊं, शर्त लगा। 2-2 हजार रुपए की फिर दोनों में शर्त लग जाती है। अब दूसरा इस बार बहुत प्रसन्न होता है, ये कुछ भी कहेगा मुझे मना करना है, मेरे मन में नहीं है, मेरे 2,000 वापस। कुछ भी कहे मुझे मना ही तो करना, मेरे मन में नहीं है, ठीक है। दोनों में शर्त लग जाती है। पूछता है बता भाई मेरे मन में क्या है, कि यहां नहीं बताऊं, राजा के सामने बताऊंगा, नहीं तो तू झूठ बोल देगा। क्या ठीक है चल। दोनों राजा के पास जाते हैं, दोनों का मामला राजा सुनता है। फिर पूछता है बता भाई इसके मन में क्या है। वो कहता है महाराज इसके मन में है कि आपके यहाँ पुत्र पैदा हो। पूछो है कि नहीं, क्या कहेगा। तो गर्दन तो मैं हिलवा लूंगा, चाहे कमर कसकर बैठ जाओ, सब आया समझ में, याद रखना, ठीक है। आप में कुछ थाना अधिकारी ऐसे हैं जो मेरी बात मानते हैं, यानी उतने ही व्यंजन खाते हैं जितने पचा सके, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं होता, ज्यादा खा जाते हैं और पस्त हो जाते हैं। तो क्या बाराती वहीं छोड़े जाते हैं, नहीं, वापस लाते हैं। हम भी वापस लाएंगे, क्या करेंगे, नींबू का घोल पिलाएंगे और वापस ले आएंगे। मैं आपको सिर्फ 2 बार सब्जी मंडी भेजूंगा, पूरी व्यंजन संधि याद। सिर्फ 2 बार सब्जी मंडी मैं भेजूंगा तभी जाएंगे, ऐसे नहीं शाम को ही चक्कर लगा कर आए और कहीं सब याद नहीं हो। सिर्फ 2 बार सब्जी मंडी और व्यंजन संधि याद। कैसे, ध्यान दो, किसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि होती है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, मतलब प्लस से पहले व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। मतलब प्लस से पहले हलंत होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वह व्यंजन संधि होती है। ये प्लस है, इससे पहले हलंत होता है, इससे पहले व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वो व्यंजन संधि होती है। सब कुछ
प्लस से पहले वाली स्थिति पर निर्भर करता है। प्लस से पहले यदि स्वर है तो स्वर संधि, और प्लस से पहले यदि व्यंजन है तो व्यंजन संधि। लिखेंगे आप व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से, स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दोनों उदाहरण उतारेंगे। वाक प्लस ईश वागीश, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। वाक प्लस ईश वागीश, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। नियम नंबर 1, हटा दूं? नियम नंबर 1, यदि, नियम नंबर 1, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि वर्ग के, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, च, ट, त, प, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, च, ट, त, प के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का, के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ, ये मैं आपको लिखा चुका हूं सब, इसलिए मैंने ए अनाराम इमली छत्रज्ञ पहले बताए थे, नहीं तो सब तीसरा चौथा कौन सा सब गड़बड़ हो जाती, इसलिए इन सब की चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं आपके साथ। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग घ, ज झ, ड ढ, द ध, ब भ, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, या कोई स्वर आए तो, या कोई स्वर आए तो, स्वर तो याद है ना, तो वो भी लिखूं, या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण, या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, प्रथम वर्ण
अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने शब्द को रेखांकित करेंगे अंडरलाइन। अपने शब्द को रेखांकित करना है अंडरलाइन। दोबारा नियम बोल रहा हूं। हमने लिखा है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ अंतस्थ वर्ण य र ल व या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कुछ बड़ा ही नियम हो गया। इच्छा तो ऐसे हुई गर्दन हिलाएं, सब कुछ भी समझ में नहीं आया। अभी तो सिर्फ हलवाई के सामने सामग्री आई है। व्यंजन जब बनकर तैयार होंगे तभी तो स्वादिष्ट लगेंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अब हम, ये एक थानाधिकारी तो ज्यादा व्यस्त हो गया, पता नहीं कहां, कोई ट्रक आ रहा है क्या? फिर छोड़ तो कैंसिल कर। पहले ये देख पहुंचे तो सही स्थिति में कि 2-4 ट्रक रोजाना पकड़ सकें, है ना। ऐसे बात मत क्या करो किसी से, छोड़ दो। अगर फोन नहीं उठाते तो आप परेशान थोड़ी होते, वो होता। और फोन तो खुद के लिए ना, ये याद रखो, स्वार्थी बन जाओ जब तक थानेदार की कुर्सी नहीं मिले। कितने बजे पढ़ने आते हो? कितने बजे जाते हो? कितने घंटे हो गए? 6 घंटे में किसी से कोई काम पड़ेगा आपका? तो फिर फोन क्यों चल रहा है? बंद करो। आपका 6 घंटे फोन बंद रहेगा तो आप परेशान रहोगे क्या? कोई और रहेगा। फोन किसके लिए खरीदा? बस साफ सुथरी सी बात, दिमाग मत लगाओ, बोर्ड पर आओ। अब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, मतलब प्लस से पहले हलंत होगा, ये निश्चित है। अब हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, मतलब प्लस से पहले हलंत आएगा, ये दिमाग में बैठा लो पहले तो। ठीक, पहला नियम हमसे कहता है वर्ग के प्रथम वर्ण, तो हलंत जिसमें लगा हुआ होगा इन 5 में से कोई एक होगा। जिसमें हलंत लगा हो, पहला नियम कहता है जिसमें हलंत लगा होगा वो इन 5 में से कोई एक वर्ण होगा। आपने लिखा है वर्ग के प्रथम वर्ण। अब वर्ग कितने हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और उन सबके प्रथम वर्ण यही तो है। क्या चटते हैं? तो प्लस से पहले जो वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा हुआ होगा इन 5 में से कोई एक होगा। उसके बाद यानी प्लस के तुरंत बाद जो पहला वर्ण होगा वो इनमें से कोई एक होगा। प्लस के तुरंत बाद जो पहला वर्ण होगा वह इनमें से कोई एक होगा। वह तीसरा चौथा भी हो सकता है, वह अंतस्थ भी हो सकता है, या फिर कोई भी स्वर हो सकता है। प्लस से पहले जो वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा होगा इनमें से कोई एक होगा। प्लस के तुरंत बाद जो पहला वर्ण आएगा इनमें से कोई एक होगा। यदि ऐसा होता है तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, ये नहीं किसी भी तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। क का तीसरा क्या है? च का तीसरा क्या है? ट का तीसरा क्या है? त का तीसरा क्या है? प का तीसरा क्या है? अपने ही वर्ग के तीसरे में। नहीं इसको इसमें बदल दिया, इसको इसमें बदल दिया, नहीं, ये इसी क्रम से बदलेंगे। क को इसमें बदलेंगे, इसको ये जैसे लगे हुए ऐसे ही परिवर्तित होते हैं। ठीक है, हलंत इन 5 में से किसी एक में होगा, उसके बाद इनमें से कोई एक वर्ण आएगा। यदि ऐसा होता है तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरण देखो, अंतिम वर्ण क्या है? इनमें से कोई एक है, उसके बाद इनमें से कोई एक है, तो क अपने ही वर्ग के, क का तीसरा, क ख ग, क याद आए, ग भी याद आएगा, क याद आए, ग भी याद आएगा, और शब्द बनेगा दिग्गज। दोबारा ध्यान दो, अंतिम वर्ण क्या है? इनमें से कोई एक है, उसके बाद क्या आया? यानी कोई स्वर,
तो तय अपने ही वर्ग के, तय अपने ही वर्ग के, तय का तीसरा तय थे दे, तय आदाय दे भी याद आएगा, तय आदाय दे भी याद आएगा, लेकिन इस स्वर से पूरा हो जाएगा। व्यंजन हमेशा स्वरों से पूरे हो जाया करते हैं। तय आदाय दे भी याद आएगा, लेकिन इस स्वर से पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा। 10-20 उदाहरण दूं तो ये दो उतारो, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आगे बताऊंगा, सब आ जाएंगे, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, है ना। धीरे धीरे थोड़ा सा सब्र करेंगे, इंतजार करेंगे तो सब आ जाएंगे। हटा दूं, क्या कर दूं, दोबारा बता दूं। अंतिम वर्ण क्या है, इनमें से कोई एक है जिसमें हलंत लगा हुआ। मैंने कहा प्लस से पहले जो वर्ण होगा इन पांच में से कोई एक होगा। तो देखो प्लस से पहले क और प्लस से पहले तय, इनमें से एक है। प्लस के बाद जो वर्ण होगा वो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो प्लस के बाद क्या है, ग, ये रहा। प्लस के बाद क्या है, तो स्वर है। तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे। अब क का तीसरा क्या है, क ख ग, तो क को बदल दिया ग में, क याद आए ग भी याद आएगा। ठीक है, तय का तीसरा क्या है, तय थे दे। ठीक है, तय याद आए दे भी याद आएगा, लेकिन इस ई से स्वर से पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा जगदीश। नियम आपने लिखा, ये आपके व्यंजन संधि, ये हमारा नियम था। वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण उतारते हुए चलेंगे, मैं आगे बढ़ता हुआ चलूंगा, बनाने नहीं है अभी, पहले उतारने, पहले उतारने फिर बनाने, फिर मैं हाँ अलग हुआ है क्या, तय, तय के बाद क्या आया, तय के बाद क्या आ रहा है, अरे अभी तो 33 नियम है, एक ही करा है। देखो हिंदी में एक कहावत है, जो जल्दी में थे वे अभी सब आ जाएंगे, जगन्नाथ जी के पास भी पहुंचूंगा, अभी रुको थोड़ी सी देर। ये उतारते चलो फटाफट, मैं हटाते हुए चलूंगा, मैं हटाते हुए चलूंगा। बाद में बनाने, पहले उतारो, हो गया ना। ऐसे नहीं से काम नहीं चलेगा, फटाफट बोर्ड पे चलते रहो, और जिनका छूट जाएगा फिर वो दोबारा हल कराऊंगा तो उतार लेना। जिनका छूट जाए वो छोड़ देना, आगे जब हल कराऊंगा तो काम आएगा। ठीक है, फिर दोबारा बताओ, सबको हल करूंगा। लोग जाओ, मैं आगे की 5-7 कॉपी देखूंगा, ये घूर के देखने लगे तब बदल दूंगा। सोच मत लिख, सोचेगा तो फिर अगले भी छूटेंगे, पिछले के चक्कर में अगला जाएगा। देख जाओ बेटा, था बस खा।
सब आ जाएंगे, चिंता मत कर, वापस भी लाऊंगा, वहीं पहुंचाऊंगा, सबको छोड़ूंगा किसी को नहीं। एक एक उदाहरण सब आपके पास आएगा। बनाते चलो, जो जल्दी उतार लेते हैं वो बनाने लग जाओ। जो जल्दी उतार लेते हैं वो बनाने लग जाओ। अब बनाते चलो सबको, बनाते चलो सबको, जिनके छूट जाए मैं पीछे पहुंचता हुआ चलूंगा। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ेंगे, इतना सा काम है आपका। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, सामने स्वर है तो पूरा करेंगे और व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। ठीक है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, सामने स्वर है तो पूरा करो और व्यंजन है तो आधा छोड़ दो। सबके तीसरे वर्ण लिखे थे मैंने नियम में। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, सामने स्वर है तो पूरा करो और व्यंजन है तो आधा ही छोड़ दो।
पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। सामने स्वर है तो पूरा करना है, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ना है। सबके तीसरे वर्ण लिखे हुए हैं नियम में। बिना पड़ोसी की सहायता के ही बनाने हैं ये भी। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। सामने स्वर है तो पूरा करना है, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ना है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। हो गया? पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलो। सामने स्वर है तो पूरा करो, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ दो। जिसको आधा लिखा जा सकता है उस वर्ण को आप आधा लिखेंगे, और जिसे आप आधा लिख ही नहीं सकते उसी के नीचे अलंत लगाएंगे, याद रखना। जिस वर्ण को आधा लिखने की सुविधा है उसे आप आधा ही लिखेंगे, और जिस वर्ण को आधा लिखा ही नहीं जा सकता उसी के नीचे अलंत लगाएंगे। सबके नीचे अलंत नहीं लगाना है, याद रखना। पहले को तीसरे में बदलेंगे, सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, व्यंजन है तो आधा ही छोड़ देंगे। पहले को तीसरे में बदलना है, सामने स्वर है तो पूरा करना है, व्यंजन है तो आधा छोड़ना है। हो गया? आओ बोर्ड पर मिलाते हुए चलते हैं। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलेंगे। बहुत आसान सा काम है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है। अब बताओ कै का तीसरा क्या है? कै कै गे, कै आधा है, गे भी आधा आएगा, शब्द बनेगा दिग्गज।
ठीक है। तय का तीसरा तय थे दे, तय याद आए, दे भी याद आएगा, ई से पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा जगदीश। ठीक है। कै का तीसरा कै खे गे, के याद आए, गे भी याद आएगा, ये बीच बीच में गायब हो रहे हैं। कै का तीसरा गे, बाकी का अपने स्थान पर, शब्द बनेगा ऋग्वेद। ठीक है। चे का तीसरा चे छे जे, चे याद आए, जे भी याद आएगा, लेकिन ऐसे पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा अजंत, जिसे जीता ना जा सके, अजय, अजंत, अजय, अजंत, जिसे जीता नहीं जा सकता। टे, टे का तीसरा टे ठे डे, टे आधा है, डे भी आधा ही आएगा, मिलाकर लिखेंगे, नीचे हलंत लगाएंगे। ठीक है। षड गुण। अब इस वर्ण को आप आधा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, इसलिए हलंत लगाकर प्रदर्शित करना पड़ता है। जिन वर्णों को आधा हमने लिखा के गे, गे को आधा लिख सकते हैं, लिख दिया। इसको नहीं लिख पाए इसलिए हलंत लगा दिया। ठीक है। 6 गुणों का समूह, 6 गुणों का समाहार, कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। पे, पे का तीसरा पे का तीसरा पे फे बे, पे का तीसरा बे, शब्द बनेगा अब जो किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची? बोर्ड पर आ जाओ सभी थानाधिकारी, ध्यान दो। देखो जय का अर्थ होता है जन्म लेना, बोर्ड पर आना, बोर्ड पर आओ, बाद में उतार, बाद में लिख लेना, छोड़ दो। एक या दो उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं जो एग्जाम हॉल में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दय का अर्थ होता है देना, धय का अर्थ होता है धारण करना। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दय का अर्थ होता है देना, और धय का अर्थ होता है धारण करना। इनके आगे पानी के पर्यायवाची जोड़ने, इनके आगे जल के पर्यायवाची जोड़ने, जल जोड़ना है बस। जलज, जल में जन्म लेता है जो वह सभी कमल के पर्यायवाची बन जाया करते हैं, सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर जल जोड़ेंगे आप, जलद, जल देता है जो वह सभी बादल के पर्यायवाची बन जाया करते हैं। जल कौन देता है? बादल। नल मत लिख देना कि हमको तो नल देता है, वही जल जोड़ना है, लेकिन यहां छोटी की मात्रा और आती है। जल को धारण करता है जो वह सभी समुद्र के पर्यायवाची बन जाया करते हैं। ये पर्यायवाची याद रखने के तरीके हैं, नियम नहीं है। ये पर्यायवाची याद रखने के तरीके हैं, और यहां से एक या दो प्रश्न हर एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि निम्न में कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब क्या करेगा? 3 में तो जय जोड़ेगा, 1 में दय जोड़ेगा। निम्न में बादल का पर्यायवाची नहीं है, 3 में दय जोड़ेगा, 1 में जय जोड़ेगा। एलडीसी 2018 में दोनों की दोनों पूछे गए थे। ठीक है। अप बोलते हैं पानी को, जय का अर्थ होता है पर्यायवाची, समास, समास, समास बहुब्री, जल में जन्म लेता है जो वह बहुब्री। अब ध्यान दो, यदि इस जय के स्थान पर दय होता, जैसे ये आगे हम चर्चा करेंगे, तो क्या हो जाता? बादल बन जाता। ये उदाहरण पूछा गया था जेएलओ में 2019 में, पेपर हुआ था 27 दिसंबर को। वहां ये उदाहरण पर्यायवाची में पूछा गया था, किसका पर्यायवाची है। ठीक है। अब्द वर्ष को भी बोलते हैं, समास में चर्चा करूंगा। अब्द वर्ष को भी बोलते हैं और अब्द बादल को भी बोलते हैं, अनेकार्थक शब्द में ये आया करता है। ठीक है।
पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना, पे का तीसरा ब, ऐसे पूरा शब्द बनेगा सुबंत। अभी तक सबके सही चल रहे हैं। ते का तीसरा, ते का तीसरा, ते थे दे, ते आधा है तो दे भी आधा, ऊ से पूरा शब्द बनेगा सदुपदेश। 100 200 500 बार उदाहरण पूछा जा चुका है, हम लिखते हैं सदोपदेश। और सदोपदेश कोई शब्द नहीं होता है, सत प्लस उपदेश सदुपदेश होता है, सदोपदेश नहीं होता। पहले तो ये पूछा जाता है संधि में ही, दूसरा ये पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, और पूछा ये गया था 2 अगस्त 2015 जूनियर अकाउंटेंट का एक पेपर हुआ जिसमें ब्लूटूथ से नकल हुई थी, मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। वहां ये उदाहरण पूछा गया था वाक्य शुद्धि में, और वाक्य था महात्मा के सदोपदेश में ही जीवन का सार होता है, और वहां उसने सदुपदेश के स्थान पर सदोपदेश शब्द लिखा था, और फिर वाक्य शुद्ध पूछा था। प्रश्न क्या था कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि, तो सदुपदेश होता है सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने ऊ है ओ नहीं है तो ऊ की मात्रा। ते का तीसरा, ते थे दे, ते आधा है, दे भी आधा आएगा, ऊ से पूरा शब्द बनेगा तदुपरांत। और हम बोलते हैं, कई ने तो लिख भी रखा है तदोपरांत, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता, तत् प्लस उपरांत तदुपरांत, तदोपरांत नहीं। सामने जो भी स्वर है उसकी मात्रा, सामने ऊ है तो ऊ की मात्रा, ओ की नहीं। ते, ते का तीसरा, ते का तीसरा, ते थे दे, ते आधा है, दे भी आधा आएगा, ऐसे पूरा शब्द बनेगा जगदम्बा। ते का तीसरा दे, शब्द बनेगा भगवद गीता। ते का तीसरा शब्द बनेगा उद्घाटन। बाकी के उदाहरण अगली क्लास में। व्यंजन संधि जब खत्म होगी तो व्यंजन संधि की समस्या उठाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।